हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से रिवीजन कर लिया है। जैसा कि हमारा 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू रह गया था, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू 20 मार्क्स का आएगा, 10 इंडियन से 10 मैक्रो से। तो आज आपको 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करा रहा हूँ। प्लीज़ एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाना, भले ही फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, बट इन एमसीक्यूज को बिल्कुल मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लासेस को जरूर करके जाना। एक करके फटाफट सारे के सारे एमसीक्यू बना लेते हैं। सबसे पहला, ये पूरे के पूरे सिलेबस से इंडियन मैक्रो सब कुछ मिलाकर है। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड मतलब प्लस साइड ऑफ करेंट अकाउंट। इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान, पेट्रोलियम से आपने ईरान इंपोर्ट किया तो पैसा देना पड़ेगा, तो ये डेबिट साइड आता है। सेल्यूलर फोन ब्रॉड फ्रॉम यूएस से, पैसा देना पड़ेगा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर से आपको कॉम्पनसेशन मिला है। या बोरोइंग, देखो बोरोइंग जो होता है ना क्लास, वो करंट अकाउंट नहीं कैपिटल अकाउंट में आता है। तो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा। असर्शन ए, असर्शन रीजन में क्या है, द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लाइक लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, करेक्ट है बिल्कुल। और इसका रीजन क्या है इस स्टेटमेंट का, द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड। लेकिन इसके बाद भी, इस टेक्नोलॉजी को लाने के बाद भी लोग जो है, एक सेकंड, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं किए एज एक्सपेक्टेड। तो ये पॉइंट भी ठीक है, ये पॉइंट भी ठीक है। एग्रीकल्चर पे तो फिर भी लोग काम कर रहे थे, वर्कफोर्स तब भी सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे थी, आज भी सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पे है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन, द इमर्जेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इंश्योर द रिडक्शन इन फिशर्स इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसने फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स थी, फिशर्स मतलब जो छिद्र थे, उसको कम किया, बिल्कुल करेक्ट है। द बोरोइंग फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप इज मेनली कन्फाइंड फॉर द कंजप्शन पर्पस बाय इट्स मेंबर्स, जनरली वुमेन होती हैं। तो ये भी करेक्ट है क्लास, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सा ये एडवर्स इंपैक्ट शो कर रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये तो एडवर्स नहीं, तो ठीक है। चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, तो ये क्लास एडवर्स इफेक्ट है, बिकॉज फॉरेन ट्रेड का जो कॉम्पोजिशन था वो चेंज कर दिया। हमारा मेजर एक्सपोर्ट जो है लगभग 50%, यानी मोनोपोली एक्सपोर्ट जो था वो ब्रिटेन कर रहा था, हमसे बहुत ज़्यादा सामान जो रॉ मटेरियल है ब्रिटेन अपनी कंट्री में लेके जा रहा था, तो इन्होंने ये सिस्टम बिगाड़ दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, ये सारी चीज़ ठीक है, ये एडवर्स इंपैक्ट था, बी वाला पॉइंट। फिफ्थ, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान। यार एक्सपोस्ट मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है, प्लान इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो ए फॉल्स है। एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट ए एस, सॉरी एक्स एंटी सेविंग्स इज इक्वल टू एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, ये हमेशा बराबर रहता है, सही है, यानी कि ए फॉल्स आर ट्रू। असर्शन ए फॉल्स आर ट्रू, इसका डी ऑप्शन है। सिक्स क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ डैश इज कॉज बाय हाई लेवल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी वजह से क्या होता है, ध्यान रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, ओजोन में छेद हो जाता है, इसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज धरती पे आ जाती है, जो हमारे ऊपर गिरेंगी तो क्लासेस हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सेवंथ क्वेश्चन, डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम, डायरेक्ट टैक्स जो है वो क्लास इनकम टैक्स है, ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो सीधा इनकम अर्नर्स, जो पैसा कमाएगा वो टैक्स पे करेगा, प्रोड्यूसर से नहीं क्लास, बायर से नहीं, सेलर से नहीं, इनकम अर्नर, यानी कि सेवंथ का डी ऑप्शन करेक्ट है। एट्थ, डैश इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेंडिंग पर्पस, जो हमसे डिपॉजिट लेता है लोन देने के लिए, तो क्या है क्लास, वो कमर्शियल बैंक की तो है, इनका मेन पर्पस क्या है, लोन देना, पब्लिक से डिपॉजिट को लेना, एट्थ का ए ऑप्शन। नाइन, डैश रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, फटाफट फटाफट 50 क्वेश्चन करने हैं क्लास, बिल्कुल बीच में स्किप मत करना, मैं फटाफट फटाफट करा रहा हूँ, हो जाएगा लगभग हाफ एन आवर के अंदर, कोशिश करेंगे हो जाएगा। Dash refers to transfer of ownership, management and control of public sector enterprise to the private sector। देखो अगर अपनी कंपनी के सरकार कुछ फिक्स शेयर बेचती है ना, शेयर्स अगर अपनी कंपनी के बेचती है शेयर्स, तो वो कहलाता है क्लास पीएससी और डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन ओनरशिप भी इन्होंने बेच दिया, मैनेजमेंट भी बेच दिया, तो इसे कहते हैं क्लास प्राइवेटाइजेशन। 10, विच क्रॉप नेम शोज अ बम्पर प्रोडक्शन इन ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ क्लास, व्हीट और राइस का, यानी कि फूड ग्रेन का, व्हीट और राइस। 11, बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 इंडिया वॉज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन, हम अमेरिका पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे अनाज के लिए, यूएस पे, उनका एक लॉ था PL 480, उसके बेसिस पे क्लास, उस लॉ के अकॉर्डिंग वो हमें बहुत सस्ते रेट पे अनाज दे रहे थे, और हम जो उनको पैसे दे रहे थे वो भी वो पैसा क्लास हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे।
12 मैच द फॉलोइंग क्लास इन्वॉल्व कल्टिवेटिंग फ्रूट और वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए क्लास क्या है, हॉर्टिकल्चर। ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं क्लास, ठीक है, ये डेयरी के अंदर था। इन्वॉल्विंग यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के लिए। और क्लास कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल यानी कि फिशरीज। और जो बचा इन्वॉल्व ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल मतलब एनिमल हस्बेंड्री। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहाँ पे लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, वहाँ से डेट के रिगार्डिंग पूछ सकता है, ईयर के रिगार्डिंग पूछ सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ सकता है, तो आप रेडी होके जाना। डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी कब आया क्लास, 1 जुलाई 2017 को, यानी दोनों ऑप्शन गलत हो गए। और डिमोनेटाइजेशन कब आया, 8 नवंबर 2016, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, 1 जुलाई 17, 8 नवंबर 16। The government of India has decided to vaccinate the adult population of India कोवैक्सीन और कोविशील्ड which without any charge, फ्री में सरकार टीके लगा रही है कोविड के। और दिस वुड बी कैटेगराइज एज, तो ये रेवेन्यू नेचर इनकम है, इनकम कैसे, एक्सपेंडिचर है, वो भी रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, सी ऑप्शन रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। 15 डैश इज द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड बाय मार्केट बाय फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर सेल्फ कंजप्शन रिक्वायरमेंट, अपनी खुद की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के बाद बाकी अनाज वो बेच देते हैं। तो बताओ क्लास उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड सरप्लस या मार्केटेबल सरप्लस। दिस इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि अनाज अपने कंजप्शन के बाद उसको मार्केटिंग मतलब मार्केट में बेच देते हैं, अपने रख लिया उसके बाद बेच देते हैं, दिस इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। ग्रीन रेवोल्यूशन में यही होने लगा था। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ ए यूएस बेस्ड कंपनी बाय ए नॉर्मल रेजिडेंट, हमने खरीदा है तो ये पैसा जाएगा, है ना, खरीदा है तो पैसा जाएगा डेबिट। और खरीदना क्लास शेयर्स खरीदना क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट है, तो ये इसका 16 का बी होगा डेबिट और कैपिटल। 17 द टर्म ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए है, डॉक्टर वर्गीस क्रेन ने इसको क्लास इन्वेंट किया था, गुजरात में था, ये कोऑपरेटिव है, मिल्क कोऑपरेटिव, इसको व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद इंडिया रैंक 1 पे आ गया था मिल्क प्रोडक्शन में। सब्सटेंशियल राइज इन जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, वो मिल्क प्रोडक्शन था, बी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें और कोई डाउट है नहीं। 18 डैश एंड डैश आर रीजन ऑफ स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का स्लो डाउन का रीजन क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड ये भी है, स्टेबल परफॉर्मेंस, स्टेबल नहीं अनस्टेबल था, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर ये भी नहीं है। तो दो ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है विच इज फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन 19 डैश टेक प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल इज वॉश अवे थ्रू हैवी रेन और क्लास विंड और फ्लड, उसको क्या बोलते हैं क्लास, सॉइल इरोजन, राइट, सॉइल इरोजन, इससे लैंड डिग्रेडेशन होता है बट उसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। अनएम्प्लॉयमेंट पीपल इज कैलकुलेटेड एज, तो लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स घटा दो, अनएम्प्लॉयड पीपल पता चल जाएगा, बिकॉज लेबर फोर्स जो है इज इक्वल टू वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड, तो लेबर में से वर्क घटा देंगे तो आ जाएगा अनएम्प्लॉयड। मोर देन 50% ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, 50% से ज़्यादा लोग क्लास किस में इंगेज है, सेल्फ एम्प्लॉयड में इंगेज है, किसमें क्लास सेल्फ, लगभग 52.2% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड में इंगेज है, यानी कि वर्कफोर्स जो है वो आधे से ज़्यादा जनता अपना खुद का काम कर रही है। 22 इन विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज जीरो, तो ये कौन सा ऐसा बेरोजगार है जहाँ पे एक्स्ट्रा लेबर, अगर लेबर निकाल भी दोगे ना क्लास तब भी आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, आमतौर पर रूरल एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है, क्या बोलते हैं क्लास, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि 22 का डी। 23 read the following statements carefully, statement 1 2 statement India is often called as a outsourcing hub of the world, बिल्कुल correct है class। availability of skilled manpower is one of the prime factors responsible for the status gained by the India in international platform, तो ये भी correct है, ये भी correct है, यानी both statements are true। आप कौन सा option लगाओ class, both statements are true, यानी कि A option। 24 fill the blanks NNP-FC is equal to, तो यार एक बात मुझे बताओ, GDP-MP इधर है, इधर क्या है क्लास, NNP-FC है ना, आपको निकालना क्या है, GDP-MP गिवन क्या है, तो N से इसमें प्लस करोगे डेप्रीशिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस करोगे NFIA, FC से MP में आने के लिए प्लस करोगे NIT, तो प्लस डेप्रीशिएशन, ठीक है, फिर माइनस NFIA, ये गलत हो गया, गलत हो गया, सही है, ये गलत हो गया, माइनस NFIA, उसके बाद क्या है क्लास, प्लस NIT, प्लस NIT कहाँ है, प्लस करोगे डेप्रीशिएशन, अच्छा डेप्रीशिएशन इसमें है ही नहीं है, ये रहा, डेप्रीशिएशन प्लस है, NFIA माइनस होगा, ठीक है, डेप्रीशिएशन प्लस है, NFIA माइनस होगा, उसके बाद है प्लस NIT, यानी प्लस NIT, ये सी ऑप्शन करेक्ट है क्लास। प्लस करोगे डेप्रीशिएशन, ये बन जाएगा ग्रॉस, फिर प्लस करोगे माइनस करोगे NFIA और फिर प्लस करोगे NIT, तो यही तीन चीज़ें, प्लस NIT माइनस NFIA प्लस डेप, सी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following includes expenditure on health, preventive और curative medicine, जब आप बीमार पड़ जाते हो तब इलाज क्या आता है, क्लीन ड्रिंकिंग और क्लास गुड सैनिटेशन, तो एक तरीके से क्लास ये पहले से आपको टीका, जैसे टीका वगैरह होता है ना, प्रिवेंटिव मेडिसिन वो है, और स्प्रेड हेल्थ लिटरेसी क्या है, सोशल मेडिसिन, ये सारा का सारा आता है, डी ऑप्शन करेक्ट है।
मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है? बहुत सिंपल है क्लास, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम रेजेज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज आएगा कैसे? सप्लाई बढ़ रही है मतलब फॉरेन एक्सचेंज कब आएगा हमारे पास? इंपोर्ट करेंगे? नहीं। इंडियन स्टूडेंट गो टू यूएस से? नहीं, तो पैसे देंगे। $50 मिलियन का क्लास आपको क्या मिल गया? डोनेशन मिल गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 28 दिस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व बाइंग सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। सरकार अपने सिक्योरिटीज को आरबीआई के थ्रू बेचती खरीदती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, उसे ओएमओ बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। 28 का सी। Which of the following statement is incorrect? अच्छा, फॉर एक चीज आप ध्यान रखना क्लास, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कब कब होती है? फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई कब कब होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब कब होती है? जब हमें गुड्स को क्लास बाहर से खरीदना होता है, इंपोर्ट खरीदना होता है, प्रॉपर्टी खरीदनी होती है बाहर, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी देना होता है बाहर वालों को, टूर लेना होता है बाहर वालों को, तब आता है, तब हम डिमांड करते हैं और डिमांड से फॉरेन करेंसी बाहर जाता है। सप्लाई जब टूरिस्ट हमारी कंट्री में आते हैं, जब हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आता है, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी, बाहर से लोग इन्वेस्ट करते हैं हमारी कंट्री में, और इसके अलावा क्लास बाहर से लोग यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा, सप्लाई यानी प्लस। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट रेगुलर नेचर का है, करेक्ट है। देयर इज अ नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन रिटर्न अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, ये भी करेक्ट है। कैपिटल रिसीट्स आर ईदर क्रिएट एनी एसेट, कैपिटल रिसीट से ईदर क्रिएट एनी एसेट, क्रिएट नहीं रिड्यूस होता है, गलत लिखा है, तो ये इनकरेक्ट है। बोरोइंग आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट बिकॉज दे लीड टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, सही है क्लास, सी ही गलत स्टेटमेंट था। द डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लेड टू, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से बेरोजगारी होने लगी, करेक्ट है बिल्कुल। इनकरेज द इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, मजबूरी में हम मैन्युफैक्चर गुड्स ब्रिटेन से खरीदने लगे, करेक्ट है। डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं था। इनकरेज द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स टू, ये भी नहीं था क्लास। हैंडीक्राफ्ट जो तो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर गुड था ही नहीं ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बंद कर दी। पहला दूसरा सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है, पहला दूसरा। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? कौन सा ट्रू नहीं है? स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, ये करेक्ट है बिल्कुल। द ईरा ऑफ ऑपरेशन पब्लिक सेक्टर वाज वेरी लिमिटेड, ये भी करेक्ट है। द एरिया ऑफ ऑपरेशन सॉरी। ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ डिस्पाइट एक्सपोर्ट सरप्लस, ये भी करेक्ट है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द सर्विस सेक्टर अकाउंटेड द लार्जेस्ट शेयर, ये गलत है क्लास, तब भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही लार्जेस्ट शेयर रख रहा था। एमपीसी 0 है तो के कितना होगा? सीधी सी बात है बेटा, एमपीसी 0 है तो एमपीएस 1 होगा, और के का फॉर्मूला होता है 1/MPS, 1/1 कट के 1 आ जाएगा, सो बी ऑप्शन करेक्ट है 32 का। 33 द रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस जो रेट डिटरमाइन करता है उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और मैनेज फ्लोटिंग को क्लास आप अच्छे से पढ़ के जाना, ये भी क्लास आपको पूछा सकता है। मैनेज फ्लोटिंग मतलब डर्टी फ्लोटिंग, जहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है डिसाइड तो मार्केट करता है, बट आरबीआई उसको इन्फ्लुएंस डालता है सो दैट वो एक लिमिट के अंदर है, सो दैट इट विल विन डिजायर्ड लिमिट्स। तो प्लीज 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 बात ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में मैनेज फ्लोटिंग देखने को मिलेगा तुम्हें, अच्छे से क्लासेस को लिखना, एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है। करता क्या है, आरबीआई सप्लाई को बढ़ा देता है फॉरेन करेंसी की, आरबीआई फॉरेन करेंसी की सप्लाई को बढ़ा देगा, जैसे आरबीआई फॉरेन करेंसी सप्लाई बढ़ाएगा एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। इसको हाइब्रिड या मिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं, जो फिक्स और फ्लेक्सिबल का मिक्स है। 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन कभी घटी नहीं, उसके बाद हमेशा बढ़ती रही। उससे पहले क्लास अप एंड डाउन चल रहा था। यहाँ पे बर्थ रेट हाई हो गया, डेथ रेट लो हो गया। इंडिया सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया और इसे बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया, इंडिया ने बाहर से फाइनेंशियल नहीं, ऐसे इंडिया ने बाहर क्लास बेचा फाइनेंशियल सर्विसेज, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, करेक्ट है बिल्कुल। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया विल बी रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, दोनों सही है क्लास। स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि सी ऑप्शन। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, हमने सर्विसेज दी तो पैसा आएगा क्रेडिट करंट अकाउंट में आएगा। एफडीआई इन इंडिया, बाहर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया तभी पैसा आएगा कैपिटल अकाउंट में, करेक्ट है सी। सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए नेशन एग्जिबिट सरप्लस, मैंने पहले भी क्वेश्चन करा रखा है क्लास, सरप्लस है 20,000 करोड़ का। इंपोर्ट जो है वो आधा है एक्सपोर्ट के, तो बोला एक्सपोर्ट कितना होगा? इंपोर्ट अगर आधा है एक्सपोर्ट की तो एक्सपोर्ट डबल होगा, है ना। एक्सपोर्ट कितना होगा? डबल होगा। तो 20,000 एक्सपोर्ट क्या है? डबल है। इंपोर्ट क्या है? एक्स, ठीक है, ये 20,000 हो गया। क्या बोला? एक्सपोर्ट जो है वो डबल है, ये क्लास एक्सपोर्ट है, ठीक है। अब आप सॉल्व करोगे क्लास तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 20, और एक्सपोर्ट डबल है यानी कि 2x 40। अब आप चेक कर लो, एक्सपोर्ट 40 है, इंपोर्ट उसका आधा है यानी कि 20, तो नेट एक्सपोर्ट कितना आ गया? 20,000। मतलब कि जो आ गया आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड वो कितना आ गया? 20,000, करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 37 नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनडीपीएफसी इज लेस देन नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी जो है, नहीं, एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज लेस देन नेशनल इनकम, ये छोटा है, नेशनल इनकम बड़ा है, एनएनपीएफसी, है ना। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट
यानी कि डोमेस्टिक जो है वो छोटा है नेशनल से, तो क्लास वैसे वैसे भी नेशनल बड़ा रहता है, डोमेस्टिक छोटा, यानी कि तब क्या होता है NFIA पॉजिटिव। NFIA क्या है पॉजिटिव। आपको पढ़ाई रखा है मैंने, ग्रॉस से नेट माइनस डेप, नेट से ग्रॉस प्लस डेप, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस NFIA, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, MP से FC माइनस NIT, FC से MP प्लस NIT। तो नेशनल बड़ा है डोमेस्टिक छोटा है, तो बीच का डिफरेंस जो है NFIA। अगर नेशनल बड़ा है डोमेस्टिक छोटा है तो NFIA पॉजिटिव होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर डोमेस्टिक ज़्यादा होता तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा क्लास नेगेटिव, तभी डोमेस्टिक ज़्यादा हो सकता है। पेपर में जो न्यूमेरिकल आएगा प्लीज़ ध्यान रखना, नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड भी लिखा सकता है, 2 में साइन चेंज कर देना, प्लस का होगा तो माइनस, माइनस का होगा तो प्लस। इफ MPS इज 0.25, अगर MPS 0.25 है तो क्लास K कितना होगा 4, यानी K इक्वल टू 1/MPS 0.25, ये कट कितना आ गया 4 आ गया। अब लिखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ से बढ़ गया तो इनकम क्लास 4 गुना बढ़ेगी, K4 है तो 250 × 4 1000, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। फटाफट देखते ही बता दोगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। अब जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे थोड़े बहुत वो तो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे या फिर क्लास आपके असर्शन रीजन के होंगे, बट आप एग्जामिनेशन स्किप मत करना, ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लास आएगी, आज का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है, टेंशन ना लो। 39, आइडेंटिफाई द इंडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो क्लास डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स जो है वो भी डायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स जो है वो क्या है आपका डायरेक्ट टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, 5 लाख की मशीन थी, 8 लाख का बीज दिया, 3 लाख का फायदा, कैपिटल गेन टैक्स। पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो देखो क्लास, इन्फ्लेशन में सरप्लस बजट बनाते हैं, डिफ्लेशन में डेफिसिट बजट बनाते हैं, ये किसके अंदर आता है क्लास, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर आता है, राइट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर। 41, इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, MPC बड़ा है MPS से, तो बड़ा कब होगा ये 0.6, तभी बड़ा हो जाएगा। अगर ये 5 लूंगा तो दोनों 0.5 हो जाएगा, 0.7 तो 0.3, फिर ये बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों 0.5 रहता है तो दोनों बराबर रहता है। अगर ये ज़्यादा है, MPC है क्या है क्लास ग्रेटर है, तो ये 0.6 0.4, ये 0.7 0.3 0.8 0.9। अब K की वैल्यू अगर मैं देखूँ 1/0.4 तो ये आएगा 2.5, तो कम से कम 2.5 तो रहेगा ही रहेगा, तो मोर देन 2 हम कह सकते हैं क्या है क्लास, ग्रेटर देन 2। ओके, फिर 1/0.3 तो 3 पॉइंट, मतलब 2 से तो ज़्यादा ही होगा, पक्की बात है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इफ नेट नेशनल प्रोडक्ट इज गिवन मार्केट प्राइस वी डैश, अगर इफ नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP MP इज गिवन वी एड टू फाइंड नेशनल इनकम, हमें क्या चाहिए NNP FC नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इफ नेट नेशनल प्रोडक्ट इज गिवन एट मार्केट प्राइस, अच्छा तो MP से FC में जाने के लिए क्लास क्या करोगे, माइनस NIT, माइनस तो माइनस NIT, NIT मतलब IT माइनस सब्सिडीज, तो माइनस IT ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस सब्सिडीज, तो क्या करोगे क्लास, IT को माइनस करोगे, सब्सिडी को प्लस करोगे, तो पहला लेस फिर ऐड, सी ऑप्शन करेक्ट है, पहला लेस फिर ऐड। Which of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, लोन फ्रॉम IMF इज ए रेवेन्यू रिसीट, नहीं, लोन कैपिटल रिसीट होता है। हायर रेवेन्यू डेफिसिट नेसेसरी लीड्स टू हायर फिजिकल डेफिसिट, अगर रेवेन्यू डेफिसिट हायर है तो इसका मतलब क्या है क्लास, हायर फिजिकल डेफिसिट भी हायर होगा। अगर रेवेन्यू डेफिसिट हायर है तो फिजिकल डेफिसिट भी उल्टा लिखा है क्लास, ये उल्टा लिखा है क्लास, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है, बिकॉज अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है तो रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा होगा। बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट सिचुएशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है क्या, करेक्ट, सी करेक्ट है। रेवेन्यू डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ कैपिटल रिसीट, नहीं, ये रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। Which of the following agency is responsible for issuing? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 1 रुपए का नोट हो 1 रुपए का सिक्का हो, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट। टू रिड्यूस द क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक में, अगर इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा है, पैसा निकालना है, तो सरकार सिक्योरिटी को सेल करेगी, बाय नहीं करेगी, सेल करेगी, बाय गलत है, सेल करेगी, और इससे क्या होता है क्लास, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, इससे इन्फ्लेशन, इससे डिफ्लेशन, इससे डिफ्लेशन, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, पैसा ज़्यादा है जनता के पास, तो बी ऑप्शन। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, कौन सा इसमें से फ्लो वेरिएबल नहीं है, नॉट अ फ्लो मतलब स्टॉक, फ्लो नहीं है मतलब स्टॉक है, तो स्टॉक क्या है, नेशनल इनकम फ्लो है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट्स, सप्लाई ऑफ मनी, तो यही तो स्टॉक है क्लास, आपको साफ साफ पता है, मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है ना। और मनी सप्लाई में इंटरबैंक डिपॉजिट को नहीं लेते M1 के अंदर, ध्यान रखना, M1 को नैरो मनी या ट्रांजेक्शन मनी कहते हैं। वैल्यू ऑफ APC एट ब्रेक इवन पॉइंट, APC
जो है ब्रेक इवन पॉइंट पे 1 रहता है, बिकॉज ए ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे इनकम कंजप्शन दोनों बराबर है, और एपीसी का फॉर्मूला C/Y है, इनकम कंजप्शन बराबर है, कटी क्या आएगा 1। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी क्या रहता है क्लास 1 और एपीएस क्या रहता है क्लास 0। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो फॉर्मूला क्या था क्लास, रियल जीडीपी जो फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स का वो क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो अगर आपको रियल जीडीपी निकालना हो तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो नॉमिनल जीडीपी देखो कितना है, नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स। अच्छा अगर आप इसी में ना नॉमिनल जीडीपी निकाल दो प्राइस इंडेक्स इंटू रियल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, तो अपॉन 100 तो कहीं है भी नहीं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सो रियल जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स इंटू 100 अपॉन नॉमिनल जीडीपी नहीं है, ऊपर नॉमिनल जीडीपी है, फिर इंटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 49 असर्शन रीजन क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर इनसेपरेबल टू, करेक्ट है क्लास, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इनसेपरेबल टू इनसे। अनएम्प्लॉयमेंट इज रूट कॉज ऑफ ऑल सोशियो इकोनॉमिक एवल। क्लास इकोनॉमी में जितने भी सोशल इकोनॉमिक एवल होते हैं वो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट से होते हैं, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट से ही क्राइम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट से सारे एवल्स होते हैं, नहीं, गलत स्टेटमेंट है पहला, ए ट्रू आर फॉल्स, ए ट्रू आर फॉल्स, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। Carvey committee was set up for the development of promotion of small scale industry in which year? 1955। ध्यान रखना क्लास, उस टाइम पे लिमिट 5 लाख की थी, तब कार्वे कमेटी ने क्लास एसएसआई को रिकॉग्नाइज किया था। एसएसआई के इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंस, बेनिफिट क्या हुआ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया, लगभग 45% एक्सपोर्ट इंडिया से जा रहा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द्वारा, लेबर इंसेंटिव था, रोजगार मिलने लगा लोगों को, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स थे उनकी सेल होने लगी, लोगों को इनकम मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं कम होने लगा, रूरल एरिया डेवलप होने लगा, ये सारे क्लास बेनिफिट, सरकार ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके कुछ प्रोडक्ट को भी रिजर्व करा था। ओके ओके क्लास 50 क्वेश्चन, तो ये 50 के 50 क्वेश्चन फटाफट आपने रिवीजन कर लिया विद इन हाफ एन आवर। तो उम्मीद है क्लास आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आज का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस और गुड लक, ऑल द बेस्ट। पेपर बहुत अच्छे से करके आना। 15 मिनट शुरू के कैसे यूटिलाइज करना है उसका वीडियो क्लास में अटैच कर दे रहा हूँ, जरूर देख लेना इसको। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो क्लास, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा उस टॉपिक का नाम लिख के आगे मेरा नाम लिख देना, सर्च कर लेना, क्लास मिल जाएगा। मैंने सारी वीडियोस डाल रखे हैं यहाँ पे, अब कुछ नहीं बचता क्लास, A to Z सब कुछ अच्छे से मैंने आपको कंप्लीट कर रखा है। मिलते हैं क्लास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड अगेन ऑल द बेस्ट।